जीव विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं, जीवन का वर्गीकरण। बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि जीव जंतुओं और पौधों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, बल्कि हम जीवन की परिभाषा के उन धुंधले किनारों को भी टटोलेंगे जहां चीजें थोड़ी बल्कि बहुत अजीब हो जाती हैं। हाँ, और हमारे पास जैविक वर्गीकरण पर एक विस्तृत लेख है जो इस सफर पर हमारा गाइड होगा। लेकिन ये कोई सीधी सादी यात्रा नहीं है। हम जाने पहचाने रास्तों से शुरू करेंगे और फिर कुछ ऐसे अनजाने इलाकों में जाएंगे जहां जीव विज्ञान के नियम भी धुंधले पड़ जाते हैं। और आज की हमारी चर्चा का मिशन भी यही है। पहले हम दो सबसे बड़े और जाने माने किंगडम, प्लांटी और एनिमेलिया। हाँ, प्लांटी यानी पादप जगत और एनिमेलिया यानी जंतु जगत, इनकी विशेषताओं को समझेंगे और फिर हम उन रहस्यमयी चीजों पर गौर करेंगे जो इस वर्गीकरण में ठीक से फिट ही नहीं होती, जैसे वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। बिल्कुल। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। किंगडम प्लांटी से शुरू करते हैं। पादप जगत। आखिर एक पौधे को पौधा क्या बनाता है? मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है कि वो हरे होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ, ये सबसे मुख्य पहचान है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब इनकी कोशिकाओं में एक सुव्यवस्थित केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। बिल्कुल। और इनकी कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। और जैसा आपने कहा, इनमें क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण के जरिए सूर्य की रोशनी को भोजन में बदलते हैं। सही। लेकिन क्या ये हमेशा सच है? मुझे याद है मैंने वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में पढ़ा था। वो तो कीड़े खाता है, तो क्या वो पौधा नहीं है या फिर नियमों को तोड़ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। वो नियमों को तोड़ नहीं रहा बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए मोड़ रहा है। वीनस फ्लाई ट्रैप या ब्लैडरवर्ट जैसे जो कीटभक्षी पौधे हैं, हाँ, वो ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है। तो वो प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं लेकिन अपनी नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए कीड़ों को पकड़ते हैं। अच्छा, तो वे आंशिक रूप से परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफिक हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये पौधे की दुनिया के ऑपर्चुनिस्ट्स हैं। और फिर अमरबिल मतलब कस्कुटा जैसे पौधे भी तो हैं। हाँ, अमरबिल। वो तो पूरी तरह से दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। उनका तो रंग भी पीला होता है, हरा नहीं। सही पकड़ा आपने। कस्कुटा एक पूर्ण परजीवी है। उसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं, इसलिए वो अपना भोजन बिल्कुल नहीं बना सकता। तो वो मेजबान पौधे से ही अपना सारा पोषण चूसता है। हाँ, तो आप देख सकती हैं पादप जगत भी उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। बिल्कुल। और सिर्फ पोषण ही नहीं, उनके जीवन चक्र में भी एक खास बात है ना? पीढ़ियों का प्रत्यावर्तन या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस जैसी कोई चीज। हाँ, सुनने में काफी भारी भरकम लगता है। थोड़ा सा तो है। हाँ, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर है। इसका मतलब है कि पौधे अपने जीवन में दो अलग अलग पीढ़ियों से गुजरते हैं। दो पीढ़ियां। हाँ, एक पीढ़ी द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होती है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं और ये बीजाणु मतलब स्पोर्स बनाती है। दूसरी पीढ़ी अगुणित हैप्लॉइड होती है जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं और वो युग्मक यानी गैमीट्स बनाती है। और ये दोनों पीढ़ियां एक के बाद एक आती रहती हैं। बिल्कुल। और यही रणनीति पौधों को इतना सफल बनाती है। बीजाणु उन्हें दूर दूर तक फैलने में मदद करते हैं जबकि युग्मक उन्हें यौन प्रजनन के जरिए आनुवांशिक विविधता बनाए रखने में मदद करते हैं। वाह, तो पौधे अपनी जगह पे रहते हुए भी काफी जटिल और सक्रिय जीवन जीते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू उन जीवों का है जिन्होंने पूरी तरह से एक अलग रास्ता अपनाया। चलने फिरने, शिकार करने और सोचने का। हाँ, यहीं पर जंतु जगत की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। किंगडम एनिमेलिया पौधों से एकदम अलग है। सबसे बड़ा अंतर तो कोशिका के स्तर पर ही है। उनके सेल वॉल नहीं होती। हाँ, जंतु कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति नहीं होती जो उन्हें लचीलापन और गति करने की क्षमता देती है। और वे पूरी तरह से परपोषी होते हैं। मतलब भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर। हाँ, वे अपना भोजन सीधे या परोक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। खाद्य श्रृंखला की बुनियाद में हमेशा पौधे ही होते हैं। और उनके खाने का तरीका भी अलग है। वो होलोजोइक तरीके से खाते हैं, यानी भोजन का अंतर्ग्रहण, उसे निगलना। हाँ, पौधे तो सिर्फ पोषक तत्व सोखते हैं जबकि जंतु भोजन को अपने शरीर के अंदर एक गुहा में पचाते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा को ग्लाइकोजन या वसा के रूप में जमा करते हैं। सही कहा। और विकास के क्रम में जंतुओं ने एक और बड़ी छलांग लगाई। कौन सी?
उस जामसे में एक विकसित संवेदी और न्यूरोमोटर तंत्र विकसित हुआ। आसान भाषा में कहें तो दिमाग, नसें और मांसपेशियां। बिल्कुल। और इसी वजह से वे अपने माहौल पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, शिकार कर सकते हैं या शिकार होने से बच सकते हैं। और उनकी वृद्धि का भी एक निश्चित पैटर्न होता है ना? हाँ, वे एक तय आकार और रूप तक बढ़ते हैं, जबकि पेड़ तो शायद जीवन भर बढ़ते रह सकते हैं। सही। तो प्लांटी और एनिमेलिया, ये जीवन के दो बहुत ही स्पष्ट रूप हैं। लेकिन अब हम जीव विज्ञान की नियम पुस्तिका से निकलकर उन पन्नों की ओर बढ़ रहे हैं जिन्हें शायद फाड़कर फेंक दिया गया था। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, अब हम उन अजीब चीजों की बात करते हैं जो जीवन की हमारी परिभाषा में ही फिट नहीं होती। ये इतने अजीब हैं कि विटेगर के 5 किंगडम वर्गीकरण में इन्हें कोई जगह ही नहीं मिली। हम बात कर रहे हैं वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स की। सबसे पहले वायरस। सबसे बड़ा सवाल, क्या वे जीवित हैं? यह जीव विज्ञान के सबसे बड़े बहसों में से एक है। वायरस की एक दोहरी प्रकृति है। दोहरी प्रकृति? हाँ, जब वे किसी जीवित कोशिका के बाहर होते हैं तो वे नमक या चीनी के क्रिस्टल की तरह निर्जीव होते हैं। उनमें कोई जैविक क्रिया नहीं होती। ओके। लेकिन जैसे ही वे एक मेजबान कोशिका में दाखिल होते हैं, वे कोशिका की पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल अपनी हजारों लाखों कॉपी बनाने के लिए करने लगते हैं। बाप रे। इसीलिए उन्हें अविकल्पी परजीवी या ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहा जाता है। वे सिर्फ मेजबान के अंदर ही जीवित हो सकते हैं। तो ये एक तरह का ज़ॉम्बी है, बाहर मरा हुआ पर अंदर घुसते ही जिंदा हो जाता है। कह सकते हैं। इनकी खोज की कहानी भी किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। हाँ, ये एक रहस्य की तरह शुरू हुआ। एक अदृश्य अपराधी था जो तंबाकू के पौधों में बीमारी फैला रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों के किसी भी जाल में नहीं फंस रहा था। अच्छा। 1892 में डिमित्री इवानोव्स्की ने पहला सुराग पकड़ा। उन्होंने दिखाया कि ये अपराधी बैक्टीरिया से भी छोटा है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पार निकल जाता था। लेकिन तभी वे नहीं जानते थे कि ये क्या है। वो बस इतना जानते थे कि ये बहुत छोटा है। बिल्कुल। फिर 1898 में M.W. बेजरिंग ने इस पहेली को आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस फिल्टर किए हुए रस को एक स्वस्थ पौधे पर लगाया और वो भी बीमार हो गया। उन्होंने इस संक्रामक तरल पदार्थ को कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम कहा, जिसका मतलब है संक्रामक जीवित तरल। हाँ, उन्होंने साबित किया कि ये सिर्फ कोई जहर नहीं है, बल्कि एक ऐसा एजेंट है जो मेजबान के अंदर अपनी संख्या बढ़ा सकता है। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा मोड़ 1935 में। W.M. स्टैनली। हाँ, उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने दिखाया कि इस जीवित तरल को क्रिस्टल बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये क्रिस्टल मुख्य रूप से प्रोटीन से बने थे। ये बात ही अपने आप में दिमाग चकरा देने वाली है। मतलब एक ऐसी चीज जिसे आप नमक की तरह शीशी में बंद कर सकते हैं, वो जीवित कैसे हो सकती है? और यहीं पर जो आकर्षक है वो है वायरस की संरचना। ये अविश्वसनीय रूप से कुशल मशीनें हैं। जैसे तंबाकू मोज़ेक वायरस TMV। हाँ, जो एक रॉड जैसा दिखता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल यानी RNA का एक धागा होता है, जिसके चारों ओर प्रोटीन का एक सुरक्षा कवच होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज की तस्वीर तो कमाल की है। हाँ, वो तो है। ये बैक्टीरिया को संक्रमित करता है और किसी साइंस फिक्शन फिल्म के अंतरिक्ष यान जैसा दिखता है। उसका एक सिर है, एक कॉलर, एक आच्छद और लैंडिंग गियर जैसे पूंछ के तंतु। यह प्राकृतिक चयन की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। लाखों सालों में सबसे कुशल डिजाइन ही बच पाया। और इसकी संरचना में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वायरस में आनुवांशिक पदार्थ या तो DNA होता है या RNA, लेकिन कभी दोनों एक साथ नहीं होते। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, और वो प्रोटीन कोड कैप्सिड उस कीमती जेनेटिक कोड की रक्षा करता है। बिल्कुल। और इन छोटी आधी अधूरी जीवित चीजों का हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा असर है। गलसुआ, चेचक, इन्फ्लुएंजा, एड्स। अनगिनत बीमारियां वायरस से ही होती हैं। ये प्रकृति के सबसे सफल हैकर्स हैं। तो ये थे वायरस, जो जीवन और निर्जीव के बीच की एक रहस्यमयी धुंधली सी रेखा पर खड़े हैं। जब आपको लगता है कि इससे ज्यादा अजीब कुछ नहीं हो सकता, तभी वायरॉइड्स की एंट्री होती है। बिल्कुल। वायरस तो फिर भी एक प्रोटीन का कवच पहनते हैं, लेकिन ये तो और भी नंगे हैं। बहुत ज्यादा। इनकी खोज 1971 में टियोडाइनर ने की थी। अच्छा। उन्होंने पाया कि आलू में होने वाले स्पिंडल ट्यूबर रोग का कारण एक नया संक्रामक एजेंट है, जो वायरस से भी छोटा था। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात थी, क्या?
ये सिर्फ आरएनए का एक टुकड़ा था, एक मुक्त आरएनए जिसके चारों ओर वायरस की तरह कोई प्रोटीन कोड भी नहीं था। 1 मिनट रुकिए। सिर्फ आरएनए का एक नंगा धागा, ये तो ऐसा है जैसे बिना किसी हथियार या कवच के एक जासूस दुश्मन के देश में घुस जाए। हाँ, ये खुद को बचाता कैसे है? ये कोशिका को बेवकूफ कैसे बनाता है? यही तो रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका आकार बहुत कसकर मुड़ा हुआ होता है, जो इसे कोशिका के उन एंजाइम से बचाता है जो बाहरी आरएनए को नष्ट कर देते हैं। तो ये एक तरह का जेनेटिक छलावा है। हाँ, कह सकते हैं ये प्रकृति की न्यूनतम डिजाइन का एक चरम उदाहरण है। संक्रमण फैलाने के लिए आपको बस एक जेनेटिक कोड की जरूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, वायरस से भी सरल वायरॉइड्स। लेकिन अब हम उस चीज पर आ रहे हैं जो सच में विज्ञान के नियमों को चुनौती देती है, प्रायॉन्स। फ्रांस, ये जीव विज्ञान के नियमों को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। ये वायरस या वायरॉइड नहीं है। तो फिर ये क्या है? इनमें कोई आनुवंशिक पदार्थ नहीं मका, ना डीएनए ना आरएनए, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ प्रोटीन है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक गलत तरीके से मुड़ा हुआ प्रोटीन, ठीक है। जिसमें कोई जेनेटिक कोड नहीं है, हाँ, वो एक बीमारी फैला सकता है। बिल्कुल ये तो विज्ञान के हर उस नियम के खिलाफ है जो हमने स्कूल में सीखा है। बिल्कुल। और यही इसे इतना क्रांतिकारी बनाता है। ये माना जाता है कि जब एक प्रायॉन यानी एक गलत तरीके से मुड़ा हुआ प्रोटीन शरीर में सामान्य रूप से मुड़े हुए उसी प्रोटीन के संपर्क में आता है, तो ये सामान्य प्रोटीन को भी अपने जैसे गलत आकार में मुड़ने के लिए मजबूर कर जाता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। बाप रे! जिससे धीरे धीरे मस्तिष्क में इन गलत प्रोटीनों का जमावड़ा हो जाता है और मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जानकारी सिर्फ डीएनए या आरएनए के कोड में नहीं होती। जानकारी किसी चीज के आकार, उसके शेप में भी हो सकती है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा है जैसे हम सोचते थे कि सारे निर्देश एक किताब में लिखे हैं, लेकिन पता चला कि कागज को मोड़ने का तरीका भी अपने आप में एक निर्देश है। वाह! यहाँ सूचना प्रोटीन के आकार में ही नहीं है और ये आनुवांशिक पदार्थ के बिना ही फैल रही है। और इससे होने वाली बीमारियां भी बहुत गंभीर हैं, जैसे मवेशियों में होने वाला मैड काऊ रोग। हाँ, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी या बीएससी, और मनुष्यों में इसका एक समान रूप है क्रेसफेल्ड-जेकब रोग, सीजेडी। ये बहुत ही भयानक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं। इन सब परजीवियों और खतरनाक चीजों के बाद चलिए अब एक अच्छी मिलजुल कर रहने वाली कहानी की बात करते हैं। हाँ, एक सकारात्मक कहानी। इन सब विचित्रताओं के अलावा लाइकेन का भी जिक्र है, जो विटेकर के वर्गीकरण में फिट नहीं होते, लेकिन एक बहुत ही सकारात्मक वजह से। हाँ, इतने सारे संघर्ष और परजीविता के बाद लाइकेन सहयोग की एक खूबसूरत मिसाल है। ये कोई एक जीव नहीं है, बल्कि शैवाल यानी एल्गे और कवक यानी फंगाई के बीच एक सहजीवी है, सिम्बायोटिक संबंधी। एक सिम्बायोटिक संबंध है। शैवाल वाले हिस्से को फाइकोबायोंट और कवक वाले हिस्से को माइकोबायोट कहते हैं। तो ये प्रकृति का पावर कपल जैसा है। उनकी भूमिकाएं भी साफ तौर पर बटी हुई हैं। एकदम। शैवाल जो स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषण करके दोनों के लिए भोजन तैयार करता है। और कवक जो परपोषी है, शैवाल को रहने के लिए एक सुरक्षित घर देता है, उसे सूखने से बचाता है और जमीन या चट्टान से खनिज और जल सोखकर शैवाल को देता है। तो ये एक आदर्श साझेदारी है। बिल्कुल। और ये जुड़ाव इतना करीबी है कि प्रकृति में एक लाइकेन को देखकर कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इसमें दो अलग अलग जीव छिपे हुए हैं। हाँ, वे एक ही जीव की तरह दिखते और काम करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक जानकारी भी है। क्या? लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। वे हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अच्छा, तो अगर किसी शहर के पेड़ों पर लाइकेन उग रहे हैं तो ये अच्छी खबर है। ये बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि वहाँ की हवा साफ है। वे ज्यादा प्रदूषित शहरी क्षेत्रों में नहीं उगते। मतलब किसी जगह पर लाइकेन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी वहाँ की हवा की गुणवत्ता का एक सीधा और सस्ता पैमाना है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा में हमने एक लंबा सफर तय किया। हमने पौधों और जंतुओं के स्थापित और जाने पहचाने किंगडम से शुरुआत की। हाँ, और फिर जीवन की परिभाषा को चुनौती देने वाले वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस की धुंधली दुनिया में कदम रखा। और अंत में हमने लाइकेन के रूप में सहयोग की शक्ति को देखा। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैविक वर्गीकरण, चाहे वो कितना भी विस्तृत क्यों न हो, प्रकृति की विशाल और जटिल विविधता को पूरी तरह से समेटने का एक मानवीय प्रयास है। 5 किंगडम प्रणाली
एक बहुत ही उपयोगी मॉडल है, लेकिन वायरस और प्रायॉन्स जैसी अकोशिकीय संरचनाएं हमें इसकी सीमाओं की याद दिलाती हैं। प्रकृति हमेशा हमारे बनाए हुए बक्सों से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेती है। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की इस पड़ताल को समाप्त करेंगे, लेकिन सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ। हमने देखा कि प्रायॉन्स सिर्फ गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। जी। ये सूचना की प्रकृति के बारे में एक गहरा सवाल खड़ा करता है कि अगर कोई जेनेटिक कोड जैसे डीएनए या आरएनए हाँ, तो केवल आकार में बदलाव कैसे संक्रामक और अपनी प्रतिकृति बनाने वाला बन सकता है। ये हमें जीव विज्ञान और बीमारी के मूलभूत निर्माण खंडों के बारे में क्या बताता है। क्या जीवन के लिए जेनेटिक कोड एक अनिवार्य शर्त है या सूचना किसी और रूप में भी मौजूद हो सकती है? इस पर सोचिए, इस दुनिया में लाखों करोड़ों तरह